Hello everyone. So let us now continue with our chemical bonding chapter revision. In this now we will take the second topic for our revision, second important topic, that is weak intermolecular attraction forces. We are going to study about weak intermolecular attraction forces. अब देखो बेटा यहाँ पे हमें मेनली तीन चीजें समझनी है डिटेल में, ठीक है। कौन कौन से तीन मेन फोर्सेस है? एक है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और देन आ जाते हैं वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस में कुछ अलग अलग है, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। समझ में आ गई? तो मेन तीन चीजें आपको देखनी है, कौन कौन सी? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड वैंडरवाल फोर्सेस। अब इसमें सबसे पहला जो है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, वो हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना कोई इतना इन्वॉल्व नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस या तो क्रिएट होते हैं या पहले से होते हैं, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारा आयन डाइपोल, नाम से पता चल रहा है, एक तो आयन होगा और उसके सामने कौन आ जाएगा? डाइपोल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखो एक कैटायन हमारे यहाँ पे रखा हुआ है और बाजू में उसके एक मॉलिक्यूल आ जाता है, पोलार मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। वो पोलार मॉलिक्यूल क्या है, उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से डेवलप होगी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। ये अट्रैक्शन जो है उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की इंटरेक्शन एनर्जी जो है इस पूरे प्रोसेस की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं, बिकॉज हम लोग अभी जो अलग अलग टाइप के अट्रैक्शन देखने वाले ना, सब में ये चीज आपको बताऊंगा मैं कि इंटरेक्शन एनर्जी किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे r पावर में क्या है, 2 है, सब में पावर्स अलग अलग आएगी, तो आपको ये याद रखनी है। एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू बनता है, सिर्फ याद रखने के बेसिस पे ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, अब इस अट्रैक्शन फोर्स की पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? दो चीजों पे। पहली चीज चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। तो यहाँ पे देखो दो चीजें इन्वॉल्व है, एक आयन है और एक डाइपोल है हमारा। अब यहाँ पे जो आयन है पर्टिकुलरली, तो ये आयन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इट इज डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज डेंसिटी। क्या चीज? स्ट्रेंथ इज डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है हमारे गिवन आयन का, वो होता है चार्ज डेंसिटी, उसकी डिफाइन करता है। नाउ अनदर थिंग इज, सेकंड चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है पोलैरिटी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी पोलर मॉलिक्यूल की, उतना ज्यादा ये चार्जेस क्रिएट होंगे और उतना इंटरेक्शन हो पाएगा। सो सेकंड थिंग इज पोलैरिटी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि लिथियम प्लस H2O, यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये एक आयन है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन एंड डाइपोल, ये एक इंटरेक्शन यहाँ पे बनेगा। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली देखो एक आयन, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, आयन जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो। नेगेटिव आयन है यहाँ पे Cl-, सामने पोलर मॉलिक्यूल आ गया। अब नेगेटिव आयन होगा तो ये किसके साथ में अट्रैक्शन, यहाँ पे नेगेटिव अगर चार्ज में रखता तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या आ जाता है, पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा चार्ज आ जाता है, इधर पार्शियल नेगेटिव डेल्टा चार्ज आ जाता है, पर अट्रैक्शन तो डेवलप होता है ना यहाँ पे। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल। सिमिलरली NO3- CH3OH, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक आयन हो गया। सिमिलरली KCl एंड H2, तुम बोलोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल डाइपोल होना चाहिए। नहीं, ये पोलर मॉलिक्यूल एक आयनिक कंपाउंड है जो आयंस की तरह प्रेजेंट हुआ, K+ एंड Cl- की तरह। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एक आयन और डाइपोल प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग मानेंगे। सो इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। So this was our first type of weak intermolecular attraction force, that is ion dipole attraction force. Now let us see our second type of weak intermolecular attraction force, that is ion induced dipole attraction. नाम से ही पता चल रहा है, एक तो आयन होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। पहले बात तो ये समझते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है। देखो ये हमारे पास में मान लो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी क्रिएटेड नहीं है। जब मैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के सामने पॉजिटिव आयन रखूंगा तो वो पॉजिटिव आयन क्या करता है, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इस तरीके से पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरे एंड पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये एक क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, और इसलिए हम कहते हैं इसे इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे डाइपोल, देखो डाइपोल क्रिएट हुआ है बट वो इंड्यूस किया गया है बाय सम चार्ज, इसलिए ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया और ये आयन हो गया। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है इसे हम कहेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन।
समझ में आती है ना बात, आपको देख के पता चलना चाहिए। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 4 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे r की पावर डिस्टेंस जो है उसकी जो पावर है वो और बढ़ गई है, सो दिस फोर्स इज बेसिकली मोर एंड मोर डिस्टेंस सेंसिटिव। यहाँ पे देखो इट्स वीकर फोर्स, ये वीकर फोर्स भी है कंपेयर टू दी फर्स्ट वन, जो हमारा आयन डाइपोल था उसके कंपैरिजन में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वीकर फोर्स है एंड इट इज मोर डिस्टेंस सेंसिटिव। क्लियर होती है ना ये चीज आपको इस तरह से। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखें तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो एक आयन और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके सामने है, Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। देन अगर बात करें K+ एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हो गया बेंजीन, Br- एक आयन हो गया, CCl4 अगेन क्या हो गया एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से आपको एग्जांपल ये देख के ऐसा भी बोला जा सकता है कि इनमें कौन सा टाइप का फोर्स आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन में से आपको कनेक्ट करना है। दूसरा ऐसा दिया जा सकता है which of the following is an example of ion induced dipole attraction, उसमें अलग अलग एग्जांपल दे देंगे, एक ये दे देंगे बाकी कुछ अलग दे देंगे। सो आपको बस आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो r पावर में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी, एंड देख के कंसेप्ट तो आपको आ ही जाएगा, इसमें आई डोंट थिंक तो कोई दिक्कत होने वाली है, दो तीन चीजें याद रखनी है बस। ऑलराइट, सो दिस वाज योर सेकंड टाइप ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। So now comes the third weak intermolecular attraction force, that is van der Waals forces। बहुत ही known forces है ये, काफी ज्यादा important है for entrance examination। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, अभी हमने जो प्रीवियस दो केसेस पढ़े उसके अंदर आयंस आ रहे थे, यहाँ पे आयंस नहीं आएंगे, यहाँ पे डाइपोल्स या इंड्यूस्ड डाइपोल इनके बीच में ही इंटरेक्शन होगा, पहली चीज तो ये ध्यान में रखना। अब जैसे वैन डर वाल फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी हमें टोटल 3 तरीके के वैन डर वाल फोर्सेस पढ़ने हैं। कितने तरीके के पढ़ने हैं? 3 तरीके के, जिसमें सबसे पहला जो है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं सर? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हमें समझ में आ रहा है, दो डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। उसका एक और नाम है, ये भी याद रख लेना, इसे हम कहते हैं कीसम फोर्स। समझ में आ गई बात? सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कीसम फोर्स, यहाँ पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्लियर है हमें, क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये फोर्सेस को हमें 2 तरीके से स्टडी करना है। एक आइदर इन सॉलिड स्टेट अगर हो तो क्या चीजें होगी, एंड इन लिक्विड और गैसेस स्टेट होगा तो क्या चीजें होगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन सॉलिड स्टेट, अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे पहले इस चीज को देखें, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 3 होगी। Whereas in liquid and gas state जो इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वो और r पावर क्या हो जाती है 6। लिक्विड गैस फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होते हैं ना, तो इसलिए और ज्यादा डिस्टेंस सेंसिटिव होते हैं ये इंटरेक्शन फोर्सेस, इसलिए r पावर 6 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है r पावर 3 है सॉलिड स्टेट में। देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट में, 2 अरेंजमेंट ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट भी हो सकता है एंड हेड टेल अरेंजमेंट भी हो सकता है। देखो ये एक डाइपोल है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से क्रिएटेड है, और ये भी हमारा एक डाइपोल है, बट यहाँ पे क्या है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव। अगर इधर ध्यान से देखो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, बिल्कुल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव सामने सामने अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सामने सामने अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे इन दोनों डाइपोल के बीच में। बट ये कौन सा अरेंजमेंट है? एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। यहाँ पे देख के पता चल रहा है ना, है वैसे पर एक दूसरे ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल। हेड टेल अरेंजमेंट देखो यहाँ पे इस तरीके का, एक डाइपोल यहाँ पे अरेंज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरे डाइपोल का जब नेगेटिव चार्ज है, तो ये हेड टेल अरेंजमेंट हो गया इस डाइपोल्स का। सो दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एंड वहाँ पे 2 टाइप के अरेंजमेंट हम लोग ने देखे। यहाँ पे हमने लिक्विड और गैस स्टेट में ये तो देख ही लिया, इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर 6। ये दोनों चीजें यहाँ पे खत्म होती है। ओवरऑल इस पूरे टॉपिक के जो एग्जांपल्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के, वो सभी एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। H2S H2S is a dipole, it's a polar molecule, whereas H2S again is a polar molecule। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HCl के अंदर भी वही चीज है, यहाँ पे CH3CN and CH3COCH3, ठीक है, ये भी हमारा मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। दोनों पोलर मॉलिक्यूल दिख जाए आपको, समझ जाना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। CH3Cl CH3Cl, so all these are examples। so ये हमारा वैन डर वाल फोर्सेस में पहला टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स होता है, that is डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कीसम फोर्स भी कहते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, अमॉन्ग द वैन डर वाल फोर्सेस जो 3 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। अमॉन्ग द 3 दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां पे ऑलरेडी पहले से ही पोलर मॉलिक्यूल दोनों के दोनों प्रेजेंट है। क्लियर हो गई चीज? Now comes the second type of van der Waal force, that is dipole induced dipole interaction। We call it Debye also, all right, we can call it Debye। पोलर प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, बिकॉज एक डाइपोल चाहिए और एक इंड्यूस्ड डाइपोल चाहिए जो हमें बनाना है, ठीक है ना।
सो इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिस इज आल्सो वेरी डिस्टेंस सेंसिटिव 1/r⁻⁶ होता है ये भी। एग्जांपल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो क्या हो गया, एक तरह से xenon प्लस H2O, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये एक नॉन पोलर एटम हो गया, ठीक है। HCl पोलर मॉलिक्यूल, Cl2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, CH3OH is a polar molecule, benzene is a non-polar molecule. So देख के ही आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको। So this is your second type of van der Waals force. Now let us talk about the third and the last type of the van der Waals force, that is instantaneous dipole induced dipole interaction. We can call it dispersion force also and we can call it London force also. बहुत ही known force है ये, weakest force। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना फोर्सेस, उन सब में weakest force है ये। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, अब यहाँ पे होता क्या है देखो, मान लो सपोजिंग दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जस्ट इमेजिन सपोजिंग दो हमारे पास में जेनॉन के एटम्स है, ठीक है। दो जेनॉन के एटम मस्ती से घूम रहे थे इधर उधर, दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जस्ट मान लो घूमते घूमते अगर वो नजदीक से गुजरे तो एक मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि एक जो जेनॉन एटम है उसका न्यूक्लियस, वो जो दूसरा एटम है जेनॉन के, उसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज थोड़े नजदीक आ गए हैं, वो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा देगा। एंड क्या हो सकता है कि जो दूसरा वाला जो हमारा जेनॉन का जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी वहां पे। देखो ये दोनों घूम रहे थे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल एटम्स, एंड यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो जाएगा, जस्ट ऐसा हो जाएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा फोर्स लगा के इधर लेके आया, पोलैरिटी क्रिएट हुई इंस्टेंटेनियसली, एंड ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी क्रिएट होने के बाद में इस मॉलिक्यूल ने बेसिकली इस पोलर मॉलिक्यूल, अभी पोलर बन गया एक तरीके से, इंड्यूस्ड एक तरह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया ये हमारा। ये इंस्टेंटेनियस जो डाइपोल बना है इसने क्या किया, फिर इसके भी यहाँ पे भी इंड्यूस किया डाइपोल बनाने के लिए, इसलिए हम लोग इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे और इसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स डेवलप हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात? बहुत ही वीक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी पहले से बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट फॉर सम टाइम पे वो नजदीक है तो ये पोलैरिटी रहती है, एंड वापस से जब दूर चले जाएंगे फिर से क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चली जाएगी, फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। सो इंस्टेंटेनियसली फॉर सम टाइम ही रहते हैं ये फोर्सेस, एंड बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन r⁻⁶ रहेगी, वेरी डिस्टेंस सेंसिटिव, एंड इनके एग्जांपल्स आप देख के बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि जेनॉन हो गया, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, Br2 मॉलिक्यूल हो गया, CO2 अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, CCl4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बेंजीन प्लस बेंजीन, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच आर हैविंग इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक और प्यारा सा एग्जांपल होता है इसके अंदर जो दिखा जाता है, आप लोग को याद हो तो जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, ठीक है, दो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा ज्यादा स्ट्रॉन्गर van der Waals फोर्स होगा या फिर दो हीलियम के एटम्स के बीच में होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं देखूं, सपोजिंग आई एम सेइंग दैट, मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि दो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा या दो हीलियम के एटम्स हैं सामने सामने, उनके बीच में van der Waals फोर्स ज्यादा होगा। पहली बात तो van der Waals फोर्स कौन सा होगा इसके अंदर, थर्ड टाइप वाला। ये भी देखो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, सिमिलरली इस दोनों के बीच में भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ये तो बात क्लियर है। बट अब इन दोनों के अंदर मुझे कंपैरिजन करना हो किसका van der Waals फोर्स ज्यादा होगा, तो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, इधर जो है हमारे पास में इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी हमारे पास में हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे केस के अंदर ध्यान में रखना क्या देखा जाएगा, ऐसे केस में आपको ये देखना है कि मल्टीपल न्यूक्लियसेस जहां पे हो, जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियस हो ना, एक हाइड्रोजन एटम का एक न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियसेस जहां पे इन्वॉल्व होते हैं ना, वहां पे जो सबसे पहले जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो मुझे क्रिएट करना होता है, देखो सबसे पहले कौन क्रिएट होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और फिर वो इंड्यूस करके सेकंड मॉलिक्यूल को इंड्यूस डाइपोल बनाएगा। तो सबसे पहला जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो ज्यादा आसानी से कहां बन पाता है, जहां पे मल्टीपल न्यूक्लियसेस हो। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बहुत आसानी से बन पाएगा कंपेयर टू दिस वन, इसलिए आगे की प्रोसेस भी इधर बेहतर तरीके से हो पाएगी। यहाँ पे van der Waals फोर्स के अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट van der Waals फोर्स स्ट्रेंथ, तो वो ज्यादा इधर होगी एज कंपेयर टू दिस, H2 मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीलियम। इस तरीके के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये आपको तभी आएगा जब आप इस टॉपिक को पूरी गहराई से जानते हो। आपके लिए बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन,
लेकिन जो ये टॉपिक को इतनी गहराई से ना पढ़े उसके लिए ये क्वेश्चन कोई थॉट प्रोसेस कुछ भी लगा के आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इस तरीके की केमिकल बॉन्डिंग में छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत सारे हैं, हम लोग वही चीजें पढ़ेंगे। मैंने बताया ना आपको रिवीजन के अंदर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के से छोटे छोटे टॉपिक्स लेके बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो देख करके आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपके लिए वेरी इजी है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है तो वही क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है चीजों को? सो प्लीज वॉच दीज थिंग्स प्रॉपरली। अब एक आखिरी चीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक हम लोग देख लेते हैं एंड देन वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। वैन डेर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमें कंपेयर करना, अभी हम लोग ने H2 और हीलियम को कंपेयर किया था। अब यहाँ पे मुझे मान लो दो D2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा या दो H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, ये मुझे कंपेयर करना है। तो आंसर इज D2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा, बिकॉज मोलार मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज? वैन डेर वाल फोर्सेस। क्लियर हो गई ये चीज? ऑलराइट, सेकंड चीज देखते हैं। वैन डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इसीलिए डाउन द ग्रुप इनर्ट गैस ग्रुप जो हमारा है 18th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, उसमें डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे तो इनर्ट गैसेस में सब में वैन डेर वाल फोर्स तो है ही, बट वैन डेर वाल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया के कारण इससे में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे आप ग्रुप में साइज ऑफ एटम बढ़ता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ दैट एटम बढ़ता है, जिसके कारण नीचे जाते थे वैन डेर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए देखो ज़ेनॉन के में वैन डेर वाल फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम, ठीक है ना। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। एक लास्ट चीज, दैट इफ मास इज ऑलमोस्ट सेम देन, अभी हमने वैन डेर वाल फोर्स पढ़े, उसमें 3 वैन डेर वाल फोर्स पढ़े, कीसम, डीबाई एंड लंदन फोर्स। उसमें सबसे ज्यादा कीसम स्ट्रॉन्ग होता है अमॉन्ग वैन डेर वाल फोर्स, समझ में आ गई बात? एंड देन आता है डीबाई फोर्स एंड देन आता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? सो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज अबाउट योर वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। एंड अब हमारे यहाँ पे वीडियो को हम लोग एंड देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको, प्लीज जिन लोगों के पास में ये नोट्स पहले से लिखे हुए हैं या मैं पढ़ा चुका हूँ जिनको, उनके लिए रिवीजन हो गई, दैट इज गुड। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं ये कंटेंट को, अपने नोट्स अच्छे से बना लेना प्लीज। ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जिन लोगों ने पहले से ना पढ़ा हुआ हो मुझसे लेकिन पहली बार ही ये वीडियोस देख रहे हो, वो लोग प्लीज ये सब चीजों को नोट्स बना लिया करो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट्स आपके लिए फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप सॉल्विंग लॉट्स ऑफ MCQs, बिकॉज अब आप लोगों की जो है एंट्रेंस की जो डेट्स है वो भी अनाउंस हो गई है, JEE मेंस, नीट, एडवांस सबकी, ठीक है। जुलाई एंड अगस्त में डेट्स है आप लोगों के एग्जाम की। यू हैव टाइम, प्लान इट वेरी वेल। आपको कोई भी दिक्कत हो प्लान करने में या किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है वो भी जरूरी होता है, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं करनी है अभी इन टाइम आने में वो भी जरूरी है। तो उसके लिए यू कैन एनी टाइम आस्क मी, आई एम देयर टू गाइड यू। डोंट वरी, कीप योरसेल्फ कूल एंड स्टडी हार्ड। यू यूटिलाइज दिस टाइम। हर किसी को नहीं मिलता है इतना सारा समय अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, आप लोग को मिल रहा है, यूटिलाइज इट। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज वेल एंड कीप स्माइलिंग। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एंड हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।